नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में कोर्ट कचहरी के बाहर झगड़े निपटाने के तरीकों पर। हमारे पास कुछ लेख हैं, नोट्स हैं और कुछ अदालती फैसलों की जानकारी भी है। मकसद ये समझना है कि जो ये वैकल्पिक तरीके हैं, एडीआर जिन्हें कहते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये कैसे काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत की अदालतों पर जो बोझ है, बाबरे करीब 5 करोड़ मामले, तो क्या ये एडीआर कुछ मदद कर सकता है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। बोझ बहुत ज्यादा है और ये एडीआर तरीके देखिए सिर्फ बोझ ही कम नहीं करते। असल में जो पारंपरिक मुकदमेबाजी होती है ना, उसके मुकाबले ये अक्सर ज्यादा तेज होते हैं, कम खर्चीले भी पड़ते हैं और इनमें लचीलापन भी ज्यादा होता है। और एक बहुत जरूरी बात, इसमें जो पार्टियां हैं उनका प्रोसेस पर और नतीजे पर मतलब ज्यादा कंट्रोल रहता है, ये बहुत अहम है। हाँ, ये कंट्रोल वाली बात तो दिलचस्प है। तो ये मुख्य तरीके कौन-कौन से हैं जिन पर हमारे स्रोत बात करते हैं? एक तो है मध्यस्थता का, मीडिएशन जिसे कहते हैं। इसमें बताया गया है कि कोई तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति होता है, वो दोनों पार्टियों को आपस में समझौता करने में मदद करता है ना? हाँ बिल्कुल। मध्यस्थता में जो तीसरा व्यक्ति है वो फैसिलिटेटर जैसा होता है। वो फैसला नहीं देता, उसका काम है दोनों को साथ लाना, बातचीत करवाना, ताकि वो खुद ही किसी समझौते पर पहुंच जाए। और जैसा आपने कहा, ये पारिवारिक मामलों या व्यापारिक रिश्तों को बचाने के लिए वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा, और दूसरी तरफ ये माध्यस्थम क्या है? आर्बिट्रेशन? ये सुनने में थोड़ा ज्यादा फॉर्मलाइज लगता है। हाँ, कह सकती हैं। माध्यस्थम यानी आर्बिट्रेशन वो थोड़ा अलग है। इसमें एक या कभी-कभी ज्यादा मतलब 3 भी हो सकते हैं मध्यस्थ होते हैं। वो दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हैं, सबूत देखते हैं और फिर एक फैसला सुनाते हैं। और वो फैसला जो है वो बाइंडिंग होता है, मतलब मानना पड़ता है, लगभग कोर्ट के फैसले की तरह। ये अक्सर आप देखेंगे बड़े कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में इसका क्लॉज पहले से डाला होता है। और इसका पूरा सिस्टम चलता है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत। समझ गया। तो मध्यस्थता में समझौता होता है, माध्यस्थम में फैसला, और फिर एक सुलह का भी जिक्र है। यह मध्यस्थता से कैसे अलग हुआ फिर? स्रोत कहते हैं कि इसमें सुलहकर्ता ज्यादा एक्टिव रोल लेता है। जी, सुलह में जो सुलहकर्ता या कॉन्सिलिएटर होता है वो सिर्फ बातचीत नहीं कराता, वो अपनी तरफ से समाधान के लिए सुझाव भी दे सकता है। मतलब वो ज्यादा प्रोएक्टिव होता है। और अगर पार्टीज मान जाती हैं तो वो समझौता भी कानूनी तौर पर लागू होता है। तो ये थोड़ा मध्यस्थता से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, पर माध्यस्थम जितना फॉर्मल नहीं। अच्छा, ये तो हुए वो तरीके जहां पार्टियां खुद चुनती हैं। लेकिन स्रोतों में एक बड़े सिस्टम की भी बात है, लोक अदालतें। ये क्या चीज है, ये कैसे काम करती हैं? ये कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत बनी है। इनका मेन मकसद है सुलह और समझौते से विवाद निपटाना। और सबसे बड़ी बात, ये मुफ्त है, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। और इनका जो फैसला होता है वो सिविल कोर्ट की डिग्री जैसा ही माना जाता है और वो बाइंडिंग होता है। उसके खिलाफ अपील नहीं होती आमतौर पर। ये छोटे मोटे सिविल केस, मुआवजे के मामले जैसे मोटर एक्सीडेंट वाले या फिर बिजली पानी के बिल के झगड़े, इनके लिए बहुत कारगर हैं। आपने सुना होगा, राष्ट्रीय लोक अदालतें लगती हैं, एक एक दिन में लाखों केस निपट जाते हैं। वाह, ये तो कमाल है। तो मतलब इन सभी तरीकों को कानूनी मान्यता भी है? स्रोत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 का जिक्र करते हैं और 1996 का एक्ट तो है ही। जी हाँ, बिल्कुल। कानूनी ढांचा काफी मजबूत है। सेक्शन 89 तो कोर्ट को भी एक तरह से निर्देश देता है कि जहां मुमकिन हो केस को एडीआर के लिए भेजा जाए। और अब तो एक और चीज आ गई है, ओडीआर, यानी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वीडियो कॉल से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विवाद सुलझाना। कोविड के बाद तो ये काफी बड़ा है। हाँ, ओडीआर तो आजकल काफी सुनने में आ रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये एडीआर हर तरह के मामले के लिए ठीक है? स्रोत कुछ लिमिटेशंस भी बताते हैं शायद। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, एडीआर हर मर्ज की दवा नहीं है। जैसे गंभीर क्रिमिनल केस हैं, या जहां कानून के बहुत पेचीदा सवाल जुड़े हों, या फिर घरेलू हिंसा जैसे मामले हैं, उनमें तो कोर्ट का दखल और पूरी न्यायिक प्रक्रिया जरूरी होती ही है। और एक बात और, मध्यस्थता या सुलह तभी कामयाब होती है जब दोनों पार्टियां सहयोग करने को तैयार हों। अगर एक पार्टी सहयोगी ना करे, अड़ जाए, तो फिर ये तरीके काम नहीं करते। सही बात है। अच्छा, कुछ कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र है जिन्होंने एडीआर को बढ़ावा दिया है, जैसे वो सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वाला केस, और एक बैल्को केस का भी जिक्र है। बिल्कुल। सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2005 केस बहुत अहम था।
सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ किया कि सेक्शन 89 सिर्फ कागजी बात नहीं है। कोर्ट्स को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और मामलों को एडीआर के लिए भेजना चाहिए। इससे एडीआर को बहुत बल मिला। और जो भारत एल्यूमिनियम बाल्को बनाम कैसर एल्यूमिनियम 2012 का फैसला है, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी था। उसने ये तय किया कि अगर आर्बिट्रेशन भारत से बाहर हो रहा है तो भारतीय कानून, खासकर पार्ट 1 जो कोर्ट के दखल की बात करता है, वो लागू नहीं होगा। इससे भारत एक ज्यादा आर्बिट्रेशन फ्रेंडली देश बना, मतलब विदेशी कंपनियों का भरोसा बढ़ा। तो कुल मिलाकर ये स्रोत यही दिखा रहे हैं कि एडीआर भारत में न्याय व्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा बन रहा है। तेज, सस्ता और शायद कम तनावपूर्ण तरीका है ये झगड़े निपटाने का, खासकर जब कोर्ट पर इतना बोझ है। हाँ, निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक दिशा है। लेकिन आगे सोचने वाली बात ये है, और ये हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, कि ये जो टेक्नोलॉजी है जैसे ओडीआर, ये भविष्य में न्याय तक पहुंच को कितना बदल सकती है। क्या ये वाकई न्याय को उन दूर दराज के इलाकों तक ले जा पाएगी जहां आज भी लोगों को कोर्ट तक पहुंचना मुश्किल है, जहां जागरूकता कम है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।